हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा होम मैनेजमेंट है। होम मैनेजमेंट में आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अपने घर को मैनेज करने के लिए, घर में विभिन्न प्रकार के सजावट के लिए विभिन्न प्रकार के जो कलाएं हैं उनके सिद्धांत हैं और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के रंगों का अध्ययन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो उसी में एक टॉपिक हमारा आता है गृह सज्जा। गृह सज्जा जब हम करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो कलाओं के प्रदर्शन के साथ ही साथ उसमें एक पुष्प सज्जा की बात आती है कि पुष्प के द्वारा हम किस प्रकार से सजावट करते हैं, आकर्षण का केंद्र बनाते हैं अपने घर को। तो यहाँ पे जो हम बात डिस्कस करेंगे वो टीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, कोई भी हमारा किसी भी स्टेट का होम साइंस के जॉब से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी में सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में थियरी में नहीं जाएंगे। बस एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा और उसको समझते जाइएगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा रहा है सिर्फ उतने ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, जो हमारा फ्लावर डेकोरेशन है, पुष्प सज्जा है, इसका प्रारंभ हुआ कहाँ से? सबसे पहले इसके इतिहास की ही हम बात करेंगे। जो हमारी पुष्प सज्जा है, हम प्रेजेंट टाइम में घरों में, किसी फंक्शन में हम डेकोरेशन करते हैं, सजावट करते हैं। तो पुष्प सज्जा का प्रारंभ जो है वो चीन से हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प सज्जा की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आप सिलेक्ट करेंगे चीन में हुआ। इसके बाद बात आती है कि पुष्प सज्जा का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ऑर्गेनाइज कहीं भी होता है, प्रसार प्रसार उसका कहीं और हो रहा है, कोई उसमें अहम भूमिका किसी पॉइंट में निभा रहा है तो कोई किसी पॉइंट में निभा रहा है। तो वही उसी प्रकार से पुष्प सज्जा के बारे में भी है। जो इसका प्रारंभ हो चीन में हो, लेकिन प्रचार प्रसार इसका जापान के द्वारा किया गया। सबसे पहले पूछा जाए कि पुष्प सज्जा का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ, तो बताएंगे आपकी जापान से हुआ। इसके बाद एक सर्वप्रथम विद्यालयों में पुष्प सज्जा की शिक्षा कहाँ पे दी गई। आज आप पढ़ रहे हैं अपने इंडिया में, अपने स्टेट में, अपनी यूनिवर्सिटी में कि जो है हमारा होम साइंस का होम मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत आप होम को मैनेज करने के साथ ही साथ अपने घर को सजावट, अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसमें पुष्प सज्जा भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पुष्प सज्जा की शिक्षा की बात आई थी वो सर्वप्रथम जापान में शुरुआत की गई थी। देखिएगा, सर्वप्रथम विद्यालयों में पुष्प सज्जा की शिक्षा कहाँ पे दी गई थी? जापान में दी गई थी। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुष्प सज्जा का प्रसार जापान के द्वारा हुआ और विद्यालयों में पुष्प सज्जा की शिक्षा सबसे पहले जापान में ही दी गई थी। प्रारंभ कहाँ से हुआ था? चीन से हुआ था। अगला पॉइंट देखिएगा, जो हमारी पुष्प सज्जा है उसकी शैलियाँ कितनी हैं, किस प्रकार की शैलियाँ पुष्प सज्जा में प्रयोग की जा रही हैं। प्राचीन समय में क्या थी और उसके बाद कैसी रही है, अपने यहाँ कैसी सज्जा है, विदेशों में कैसी सज्जा है और आधुनिक समय में किस प्रकार की पुष्प सज्जा का प्रयोग किया जा रहा है। जिसमें सबसे पहले देखिएगा पुष्प सज्जा की जो शैली, उसमें सबसे पहला आता है परंपरागत, देसी या भारतीय। आपसे पूछा जा सकता है कि परंपरागत पुष्प सज्जा किस प्रकार की है, देसी पुष्प सज्जा किस प्रकार की है, भारतीय पुष्प सज्जा किस प्रकार से है। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही है। जो हमारी परंपराओं में है, हमारी देसी शैली, हमारी भारतीय शैली जो पुष्प सज्जा की है वो क्या है, इसमें फूलों की प्रधानता दी जाती है। जो हमारे यहाँ की परंपरागत शैली है, भारतीय शैली जो हमारी है, देसी शैली, उसमें हम फ्लावर के, सिर्फ फ्लावर को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि उसकी टहनियों को और उसकी पत्तियों को। हम उसकी टहनियों पत्तियों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना फूलों को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें रंग कोई भी हो सकता है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंस फूल को दे रहे हैं। ये हमारी देसी शैली के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिएगा, पाश्चात्य या विदेशी या फिर जापानी, आपसे पूछा जाएगा कि जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है या फिर विदेशी पुष्प सज्जा या फिर पाश्चात्य पुष्प सज्जा कौन सी है, तो आप बताएंगे इकेबाना। इकेबाना का मतलब होता है कि जीवित फूल। जो जापानी पुष्प सज्जा है उसका नाम है जीवित
जीवित फूल। आपसे पूछा जा सकता है कि जापानी पुष्प सज्जा का नाम क्या है, तो वहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे कि इकेबाना। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकेबाना जो पुष्प है जापान का, इसका अर्थ क्या होता है, तो वहाँ पे जीवित फूल सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इकेबाना के बाद लटकती सज्जा, यानी कि जो जापान में पुष्प सज्जा की जा रही है उसमें जो है उसकी टहनियाँ, उसकी लताएं जो लटकती हुई प्रतीत हो रही हैं, ऐसी पुष्प सज्जा जापान में की जाती है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इकेबाना पुष्प सज्जा क्या है और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है, ये किस प्रकार की सज्जा है, तो आप बताएंगे इकेबाना जो पुष्प सज्जा है वो जापानी पुष्प सज्जा है और ये एक प्रकार की लटकती हुई पुष्प सज्जा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरी शैली की जब हम बात करते हैं, भारतीय या जापानी शैली, इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, आपने देखा कि हमने पाश्चात्य शैली को भी पढ़ा जो जापानी इकेबाना है, और फिर देसी शैली को भी पढ़ा जिसमें फूलों को प्रधानता दी जा रही है। जब इन दोनों को ही ऐड कर दिया जाता है तो आधुनिक शैली आ जाती है, जो 20वीं सदी से 21वीं सदी में प्रेजेंट टाइम तक हमारे साथ में देखने को मिल रही है। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद देखिएगा, जब ये पुष्प सज्जा की शैलियाँ हैं 3 मुख्य रूप से, परंपरागत, जापानी और आधुनिक शैली। इसके बाद देखिएगा जापानी पुष्प सज्जा जो है कितने प्रकार से की जा रही है। पूरी पुष्प सज्जा में इतने पॉइंट को डिटेल में पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाता है कि जापानी पुष्प सज्जा कितने प्रकार की होती है, या फिर ऑप्शन पूछ रहा है, चारों नाम दे दिया है, पूछ रहा है इसमें से कौन सी है कौन सी नहीं है, तो ये नाम अगर आप याद रखेंगे तभी आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला है रिका, सोका, मोरीबाना और नाजीरे। जापानी पुष्प सज्जा मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, रिका, सोका, मोरीबाना और नाजीरे। अब ये देखिएगा कि ये चारों जापानी पुष्प सज्जा एक दूसरे से किस प्रकार से डिफरेंट है। इसमें देखिएगा सबसे पहला है जो रिका है, रिका का मतलब होता है कि पात्र व फूल दोनों लंबे होते हैं। ऐसी पुष्प सज्जा जिसमें जो पात्र है, हमारा पॉट है जिसमें हम फ्लावर को रखें, उस पौधे को रखे हैं, वो पात्र भी लंबा होगा, और जो इसमें पेड़ हैं, जिसमें तने हैं, पत्तियां हैं, वो कैसे हैं, वो भी लंबे हैं। और इसका प्रयोग घर के कोने में रखने के लिए किया जाता है। आप जो इस प्रकार की पुष्प सज्जा को कमरे के मध्य में नहीं रखेंगे, अपने टीवी पे, अपने टेबल पे इस प्रकार की पुष्प सज्जा को आप नहीं रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? कॉर्नर पे। इतना याद रखिएगा। रीका की बात अगर हो रही तो इसका मतलब है कि पात्र जो है हमारा बड़ा होगा, लंबा होगा, और पुष्प की जो टहनियाँ हैं लंबी है वो भी, और ये घर के कोने में रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो सोका नामक पुष्प सज्जा है जापानी, ये जो 15वीं शताब्दी में आई थी, और इसका जो पात्र है वो छोटा होता है और फूल भी छोटा होता है। छोटा पात्र व फूल, इसका मतलब है इसे पात्र भी छोटा होगा और फूल भी छोटा होगा। ये टेबल और टीवी आदि पे रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। रीका कमरे के कोने पे, सोका जो है छोटे पात्र में टेबल और टीवी पे रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया। तीसरा है मोरीबाना। मोरीबाना में है कि इसका जो पॉट होगा वो प्लेट नुमा होगा। जो पुष्प सज्जा हमारी हो रही है, जो इसमें पात्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, पॉट का प्रयोग कर रहे हैं, वो चपटी होगी और कैसी होगी? प्लेट नुमा होगी। इस प्रकार के पात्र में लगा हुआ जो भी पौधा होगा उसे हम मोरीबाना कहते हैं। कोई भी पौधा हो सकता है। आप संजीवनी बूटी का पुष्प देखे होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर देखने को आपको मिलता होगा। यहाँ पे देखते होंगे आप उसको कि एक लंबे से फैले हुए पात्र में लगाया जाता है और एक पूरा टोकरी के जैसा हो जाता है उसका फूल। तो इसमें क्या देखने को मिला आपको? आप उस पौधे को, उस पुष्प को किस प्रकार से डेकोरेट कर रहे हैं? एक चपटी सी पात्र में या प्लेट नुमा पात्र में उसको सजा रहे हैं। तो इस प्रकार के कोई भी पौधे हैं, जब आप उसे प्लेट नुमा या चपटे पात्र में लगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? मोरीबाना कहते हैं। इसके बाद है नाजीरे। नाजीरे के अंतर्गत क्या आ रहा है? लंबी रेखा के पौधे व फूल, यानी कि इसमें जो पुष्प होगा वो लंबी रेखा में होगा।
पुष्प भी होगा और इसका पौधा भी इसी प्रकार से ही होगा। इसके बाद है प्राचीन शैली। ये जो नाजीरे है ये प्राचीन समय की शैली है, ये आधुनिक शैली नहीं बल्कि क्या है, प्राचीन समय की शैली है। तो ये मुख्य रूप से हमारे जापानी पुष्प सज्जा के 4 प्रकार थे, रीका, शोका, मोरीबाना और नाजीरे। चारों में आपने डिफरेंट भी देखा। अगला पॉइंट देखिएगा कि जापानी पुष्प सज्जा में 3 रेखाओं का प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर वहाँ पे वो होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं, पुष्प सज्जा का टॉपिक आता है, तो वहाँ पे एग्जाम में बहुत ही बेसिक में जाके ये टॉपिक्स को पूछता है या पूछती है कि जो हमारे जापानी पुष्प सज्जा है उसमें किस प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्य रूप से हमारे इस जापानी पुष्प सज्जा में 3 प्रकार की रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें देखिएगा जो ये तीनों रेखाएं हैं वो कैसी हैं, देखिएगा। सबसे पहला है सिन, दूसरा है सो, तीसरा है हाइकी। सिन, सो, हाइकी। इसमें देखिए जो सिन है वो एक सीधी रेखा दर्शाता है, ये हमारा क्या है, पात्र है। इतना समझिए ये पात्र है। सीधी रेखा जो है ये किसको दर्शा रही है, जो 90 डिग्री पर है, ये स्वर्ग को दर्शा रही है, इसको कहते हैं सिन। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ये सो की। सो का मतलब होता है ये 45 डिग्री पे है, ये 90 था, ये 45 डिग्री की बात कर रहा है। 45 डिग्री की जो रेखा है ये मानव जाति को प्रेजेंट कर रही है, जिसको सो कहते हैं। ठीक। इसके बाद है 75 डिग्री पे ये कर्व की तरह ये दिखाई देती है और इसे कहते हैं हाइकी। हाइकी, और ये कितने एंगल पे है, 75 डिग्री पे। ध्यान से समझिएगा इस रेखा को। सीधी रेखा 90 डिग्री पे है, ये स्वर्ग को प्रतीत कर रही है, स्वर्ग को दर्शा रही है। 45 डिग्री पे है जो इस प्रकार से वो एक मानव जाति को प्रेजेंट कर रही है। उसके बाद जो उसके नीचे आ रही है, झुकी हुई है 75 डिग्री पे, वो किसको प्रेजेंट कर रही है, पृथ्वी को प्रेजेंट कर रही है। 3 पॉइंट ध्यान रखिए, सिन, सो, हाइकी। इस 3 लेवल में इसको समझ लीजिए, सिन, सो, हाइकी। सीधी रेखा जो जा रही है वो स्वर्ग को, 45 डिग्री पे जो तिरछी जा रही है वो मानव जाति को, और नीचे जो आ रही 75 डिग्री पे कर्व की तरह मुड़ी हुई है, ये किसको, पृथ्वी को प्रेजेंट कर रही है। बस इतने हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में भी एग्जामिनर द्वारा पूछा जा रहा है, एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। सिन, सो, हाइकी। इतना समझ में आया आप लोगों को? इतना समझ पाए होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। सिन, सो, हाइकी। 90 डिग्री, 45 डिग्री और 75 डिग्री। सबसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के बाद मानव जाति आती है, उसके बाद पृथ्वी है। मानव है, मानव का जो पैर है वो पृथ्वी पे है, सिर के ऊपर स्वर्ग को दर्शा रहा है, ऐसी मान्यता है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो रेखा है वो ऊपर स्वर्ग को प्रेजेंट कर रही है 45 डिग्री पे मानव जाति को, और जो कर्व में 75 डिग्री पे झुकी हुई है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, पृथ्वी को प्रेजेंट कर रही है, पृथ्वी को दर्शा रही है। इसका मतलब ये है कि उस समय में लोगों का ये मानना था कि जिस प्रकार से पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि एक लंबा सा पताका लगाया जाता है। उसका ये मतलब होता है कि हमारी जो अर्जी होगी, हमारी जो इच्छा होगी, हम जो मांगेंगे भगवान से या जो हमारी पुकार होगी वो उस पताके के द्वारा स्वर्ग तक पहुंचाई जाएगी। ऐसी प्राचीन समय से मान्यता थी। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई किसी पॉइंट को मानता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग मान रहे हैं उसके पीछे का ये कारण है कि लोग अपनी आवाज़ को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए इस रेखा का, इस पताके का प्रयोग कर रहे हैं। सेम वही चीज़ें यहाँ पुष्प सज्जा में भी जोड़ दिया गया कि इसमें जो पुष्प सज्जा है उसमें जो टहनियाँ होंगी हमारी, वो 3 प्रकार की रेखाएं होंगी, सिन, सो, हाइकी। 90 डिग्री स्वर्ग, 45 डिग्री मानव, 75 डिग्री पृथ्वी। इतना समझ में आया?
अगला पॉइंट देखिएगा, इसमें पुष्प सज्जा में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पूछा जाता है, वो पॉइंट का अर्थ क्या होता है एग्जाम में ये पूछा जाता है, उसको ध्यान से आप लिखते जाइएगा। सिट्टू सज्जा क्या होता है, सिट्टू सज्जा का मतलब क्या है, एग्जाम में आ रहा है कि सिट्टू सज्जा का अर्थ क्या है, या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये इसके बारे में जो है ये पूरी लाइन लिखी हुई है, फिर उसमें से ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन दे दिए, आप सिलेक्ट करिए कि ये जो सीधा सजावट के स्थान पर सजावट अगर की जा रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, वो सिट्टू सज्जा है कि टोकोबाना है कि फेडरल पुष्प सज्जा है कि कोलोनियल है, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए एक एक पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे सिट्टू सज्जा। आपसे पूछा जा रहा है सिट्टू सज्जा क्या है, इसका मतलब होता है कि आप जहां सजावट कर रहे हैं जिस स्थान पे, वहां पुष्पों को एक साथ गूंथ कर ना प्रयोग करके बल्कि एक एक पुष्प को अलग से उसी डायरेक्ट उसी स्थान पे प्रयोग कर दें आप। एग्जाम्पल में किसी भी महिला के लिए बालों के गजरे को बनाने के लिए आप अलग से गजरा ना बना करके पुष्प को डायरेक्ट उसके बालों में गजरे नुमा आप सजावट कर दें। इसका मतलब है कि सजावट के स्थान पे डायरेक्ट आप उस पुष्प को लगा दे रहे हैं, अलग से उसमें कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, अलग से आप गजरा बना के तब बालों में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं उस पुष्प को डायरेक्टली उस स्थान पे जहाँ सजावट करनी वहाँ पे पुष्प अगर लगा रहे हैं तो इस प्रकार की सजावट को सिट्टू सज्जा कहा जाता है। सीधा सजावट के स्थान पर ही अगर सजावट कर दी जा रही, जैसे गजरा न बनाकर एक एक पुष्प अलग से ही बालों में लगा दिया जा रहा हो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया आपको। इसी प्रकार से आप घर में सजावट कर रहे हैं, पूरा एक लाइन में या फिर गूंथ करके उस पुष्प को ना लगा करके बल्कि एक एक पुष्प को जहाँ सजावट करनी वहाँ पे आप लगा दे रहे हैं, तो इस प्रकार की सज्जा को सिट्टू सज्जा कहा जाता है। अगला पॉइंट है टोकोबाना। आपने एक पढ़ा इकेबाना। इकेबाना मतलब जीवित फूल होता है जो जापान की पुष्प सज्जा है। उसी प्रकार से टोकोबाना क्या है, ये भी जापान की पुष्प सज्जा है, लेकिन ये कहाँ प्रयोग की जा रही है, पूजा स्थल की पुष्प सजावट को जापान में टोकोबाना कहते हैं। जहाँ पे पूजा किया जाता है जापान में, उस स्थान पे अगर आप पुष्प से सजावट कर रहे हैं तो ऐसे स्थान को, ऐसी पुष्प सज्जा को टोकोबाना कहा जाता है। ये पॉइंट दोनों में डिफरेंट याद रखिए, टोकोबाना इकेबाना। पूरे जापान की पुष्प सज्जा को इकेबाना कहा जा रहा है और पूजा स्थल में पुष्प की सजावट जो की जा रही है उस प्रकार की सज्जा को टोकोबाना कहा जा रहा है। अगला है फेडरल पुष्प सज्जा। फेडरल पुष्प सज्जा का मतलब होता है कि जहाँ पे पुष्प के जो पौधे हैं, जो सजावट है, उसके लिए जो पात्र का आप प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो पात्र हत्थे नुमा हो, प्याले नुमा हो, इस प्रकार की पुष्प सज्जा व हल्के रंग के पुष्प सज्जा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस पात्र में प्याले की तरह उसमें हत्थे बने हुए हो, अगर उसमें आप कोई फ्लावर डेकोरेशन कर रहे हैं और वो फ्लावर जो होगा वहाँ पे वो हल्के रंग का होगा, तो इस प्रकार की सज्जा को फेडरल पुष्प सज्जा कहा जाता है। अगला पॉइंट है कोलोनियल पुष्प सज्जा। कोलोनियल पुष्प सज्जा का अर्थ होता है कि चांदी के पात्र में बड़ी पुष्प सज्जा, कोई चांदी का पात्र है उसमें जब आप पुष्प सज्जा का प्रयोग कर रहे हैं, पुष्प को सजा रहे हैं और बड़े पुष्प सज्जा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोलोनियल पुष्प सज्जा कहा जाता है। ये 18वीं शताब्दी की पुष्प सज्जा है। आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी में किस प्रकार की पुष्प सज्जा का प्रयोग किया गया, तो आप बताएंगे कोलोनियल पुष्प सज्जा। और इसमें किस प्रकार के पात्रों का प्रयोग हो रहा है, अगर पूछा जाए कोलोनियल पुष्प सज्जा किस प्रकार के पात्रों का प्रयोग किया जा रहा है, तो आप बताएंगे चांदी के पात्र का। इसके बाद अगला पॉइंट है अमेरिकन शैली। जिस प्रकार से आपने देखा परंपरागत या देसी, जापानी या पाश्चात्य, आधुनिक या फिर भारतीय या साथ में जापानी, इनको मिला करके आधुनिक बनाया गया, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि अमेरिकन शैली क्या है पुष्प सज्जा में। तो देखिएगा, बड़े पुष्प व तांबे का पात्र जो अमेरिका है, अमेरिकन पुष्प सज्जा में तांबे के पात्र का प्रयोग किया जाता है और इसे बड़े पुष्पों का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे कि पुष्प सज्जा के स्टेप क्या हैं। यहाँ तक तो आपने देख लिया कि पुष्प सज्जा का प्रारंभ, इसका इतिहास पढ़ लिए, शैली पढ़ लिए, जापानी पुष्प सज्जा के प्रकार देखे, जापानी पुष्प सज्जा में किस प्रकार की 3 रेखाओं का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद ही इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है पुष्प सज्जा के टर्मिनोलॉजी में,
कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिएगा पुष्प सज्जा अगर हम कर रहे हैं तो उसके कितने स्टेप हो सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी किसके बाद की जाए। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, सभी आवश्यक सामग्री को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी पुष्प सज्जा की सामग्रियों को एकत्र कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा कि पुष्प के डंठलों को मनचाही लंबाई में काट लें। पहले सामग्री को एकत्रित कर लिए, पुष्प के अतिरिक्त जो भी सामग्रियां पुष्प सजावट में प्रयोग हो रही हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम पुष्प के डंठलों को मनचाही लंबाई में काट ले। आपको कितने लंबे पात्र के लिए कितना लंबा टहनी चाहिए, कितना छोटा चाहिए, वो काट लेते हैं। इसके बाद है एंकर पिन या स्टेम होल्डर काउंटर में मजबूती से क्या करते हैं, जो एंकर पिन है, होल्डर है जिसमें हम स्टेम को डालते हैं, यानी कि टहनियों को जिसमें हम लगा देते हैं, उसको पकड़ा देते हैं जिससे कि वो एक स्थान पे स्थिर हो जाए। तो इस प्रकार के स्टेम होल्डर काउंटर में मजबूती से क्या करते हैं, कंटेनर में लंबाई के क्रम में पुष्प को व्यवस्थित कर देते हैं। इसका मतलब है कि आपने स्टेम होल्डर को ले लिया, उसमें टहनियों को उसकी लंबाई के उचित स्थान पे आप उसको लगाते हैं। जिस प्रकार से देखिए कि जो बड़ी टहनी है उसको हम बीच में कर दे रहे हैं और जो छोटी टहनी है उसके किनारे किनारे पे लगा दे रहे हैं उस पात्र में, जिससे कि बीच वाले पुष्प भी दिखे और किनारे वाला भी पुष्प दिखे। अगर बीच में छोटी पुष्प रखेंगे, टहनी रखेंगे, किनारे बड़ा रखेंगे तो बीच वाला दिखाई नहीं देगा, और बीच में अगर बड़ा रखेंगे, किनारे किनारे छोटी पुष्प सज्जा रखेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। इस प्रकार से आप क्रम रूप से उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है कि बर्तन या पात्र में लास्ट में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ये मुख्य रूप से 5 है। एग्जाम में आपको स्टेप वाइज स्टेप करने के लिए 6-7 भी अगर दे देता है तो इसमें आप मुख्य रूप से ये है। अब इसमें आप जो है एक एक पॉइंट आगे पीछे क्या है वो उस वर्ड पे डिपेंड होगा कि किसके बाद कौन से स्टेप को पूछेगा, तो आप उसको बेसिकली समझ करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बताया आज की क्लास में वो पुष्प सज्जा का एक डिटेल्ड क्लास है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस क्लास में आप लोग नए हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी पुष्प सज्जा से रिलेटेड टॉपिक्स में हेल्प मिल सके। और इसका शॉर्ट नोट जो हमने यहाँ पे आप लोग को लिखवाया, बताया, समझाया, इसके आप अच्छे से समझते जाइएगा और अपने नोट्स में लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर इसमें आपका कोई फीडबैक हो तो अवश्य दीजिएगा। किसी पॉइंट पे ना समझ में आया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के साथ अपनी क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।